चलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, अच्छा अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आज हम डिपार्टमेंट अकाउंट में नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं और हम कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट ऑफ स्टॉक रिजर्व। इज दैट ओके? सो स्टॉक रिजर्व इस कॉन्सेप्ट पर एग्जाम में 16 मार्क के क्वेश्चन आए हुए, 16 मार्क्स। ठीक है, स्टॉक रिजर्व इस कॉन्सेप्ट पर। और ये मैंने जैसे आपको कल लेक्चर लिया था तो दो लेक्चर्स इसमें, सॉरी, 2 बार 16-16 मार्क के क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसके चलते ये वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, बट इसका एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम मैं आप सभी लोगों को रेगुलर बैच का जो लेक्चर है वही दूंगा, क्योंकि वो उस डेप्थ में आपको करना चाहिए। रिवीजन बैच में भी मैं उसी स्पीड से कराऊंगा, धीरे से कराऊंगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल बी गिविंग यू रेगुलर बैच का वो एक डिफिकल्ट पार्ट का क्वेश्चन। तो अभी आप जब मेरे साथ बात करोगे अगली थोड़ी देर के लिए, तो आपको किस पर फोकस करना है? यू विल हैव टू कंप्लीटली फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, सो दैट रेगुलर बैच में जब आपका क्वेश्चन होगा तब वो चीज़ आसानी से हो जाएगी। हालांकि उसके बारे में मैं आपको एक टिंच जरूर दे दूंगा कि किस तरीके से उसको वर्कआउट करना है। इज दैट ओके? ऑलराइट। सो बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज अ स्टॉक रिजर्व। Let's take there is a department A, let's take there is a department B, let's take there is a department C. Department A is into purchase of cotton. Cotton समझते हो आप? So department A is into purchase of cotton. और कॉटन से वो बनाते हैं उसका यार्न। यार्न पता चलता है, कॉटन जो रहता है उससे बनने वाला धागा। फिर डिपार्टमेंट बी को ये सप्लाई कर दिया जाता है। डिपार्टमेंट बी उससे बनाता है क्लॉथ। There are variety of the cloth which are made in variety of the shades, variety of the colors, वगैरह वगैरह cloth. And then this cloth is transferred to department C, and department C manufactures or makes finished goods, or can I say ready-mades? It will make little more sense for you, है ना? So ready-mades. Actually, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेडीमेड डिपार्टमेंट सेल्स, क्लॉथ डिपार्टमेंट सेल नहीं करता, ट्रांसफर करता है। और ये भी क्या करता है? ट्रांसफर। अब बेटा इशू क्या है कि सी वाला जो डिपार्टमेंट है उसके मैनेजर को रिवॉर्ड करने के लिए हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमें वहां से प्रॉफिट निकल सकता है कि सेल इतने में हुआ, इतनी कॉस्ट है, पता चल गया। अब ये बेचारा बी वाला जो मैनेजर है उसका कोई माल बिकता ही नहीं बाजार में। अब बाजार में नहीं बिकता है तो कभी इसका पता ही नहीं चलता कि इसका प्रॉफिट कितना है। सो रादर देन ट्रांसफरिंग इट एट कॉस्ट, या आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, रादर देन ट्रांसफरिंग इट एट कॉस्ट यू विल ट्रांसफर इट एट मार्केट प्राइस। सो ए डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसको कॉस्ट पर नहीं ट्रांसफर करेगा, ही ट्रांसफर इट एट व्हाट? मार्केट प्राइस। एंड व्हेन ही ट्रांसफर्स इट एट मार्केट प्राइस इट गोज टू द बी, एंड बी ट्रांसफर इट्स टू द सी अगेन एट मार्केट प्राइस। एम आई कम्युनिकेटिंग? इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, हैव यू अंडरस्टूड वन सिंगल थिंग हियर, कि अगर लास्ट में माल बिका नहीं, बच गया, द गुड्स आर हियर ओनली। सो ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से देखो, क्या ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉफिट को रियलाइज कर चुकी है या नहीं की है? कैसे रियलाइज करेगी बेटा? अगर हमारे पास ही माल है तो ए ने बी को ट्रांसफर किया, 100 रुपए का माल 10 रुपए ऐड कर 110 में किया, एग्रीड? अगर ये माल 110 का इधर ही है तो ए ने तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया ना, बट ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से कहां प्रॉफिट है? So to reverse that profit is called as stock reserve. But remember that stock reserve का adjustment is only done in case of closing stock. Is only done in case of closing stock. I hope you got my point. Everyone agrees with this? All right. So boys and girls, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आपको एक ट्रिक देता हूँ। ट्रिक एकदम सिंपल है। क्या ट्रिक है बेटा? अगर आपको याद होगा, सेल होता है माल, सेल, तो आप ट्रेडिंग के कौन से साइड में लिखते हो? क्रेडिट साइड में। वेरी गुड। जब भी माल बाहर जाएगा तब आप उस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो, ट्रेडिंग को। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, समझ में आ रहा है कि देखो, सेल किया तो ट्रेडिंग को क्रेडिट, परचेस किया, माल अंदर आया तो डेबिट, माल बाहर गया और किससे? ड्रॉइंग से माल बाहर गया, क्रेडिट। याद आ रहा है? लॉस बाय फायर क्या करेंगे? क्रेडिट। फ्री सैंपल क्या करेंगे? क्रेडिट। अरे और तो और, ब्रांच में मैंने ये भी बताया था, गुड्स सेंट टू ब्रांच, क्रेडिट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रेडिंग के क्रेडिट। तो यहां पर भी रूल ध्यान में रखना, एकदम सिंपल ट्रिक है बच्चों। जिसने माल दिया उसको क्रेडिट,
जिसको मिला उसको डेबिट। तुम रट्टा मार के जाओगे तो फंसोगे, और ये ट्रिक आपको हमेशा बचा लेगी, नॉट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन। हर बार बचा लेगी मतलब बचा लेगी। तुमने दिमाग क्या लगाना, जिसके यहां से माल गया उसको क्रेडिट, क्योंकि when goods go out you have to credit to the trading account, credit। जिसको मिला उसको क्या करेंगे, डेबिट। इज दैट ओके? ऑलराइट। सो बॉयज एंड गर्ल्स, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, जो भी एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल में, तो हम उस क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, मैं इसमें स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, बट बस रिक्वेस्ट इतनी सी है कि थोड़े से समय के बाद में कराऊंगा। समय के बाद में मतलब स्टॉक रिजर्व लास्ट पार्ट आता है ना, सो थोड़ी सी देर के बाद में। संतोष, मॉड्यूल लेके आ जा, मेरा ये नहीं है इधर। सो बॉयज एंड गर्ल्स, कम डाउन टू दी किसी के पास है मॉड्यूल? मॉड्यूल है किसी के पास? नहीं? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 के पास आ जाओ। Shiva Limited has two department X and Y from the following particular prepared departmental trading account। अंडरलाइन डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ये कॉलमनर फॉर्म में होगा क्या? और जनरल पी एंड एल अकाउंट मतलब एक सिंगल कॉलम अकाउंट बनेगा। अब आगे बढ़ते, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 यू हैव गॉट ओपनिंग स्टॉक। दिमाग लगा के बताओ, ओपनिंग स्टॉक कहां आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। परचेसेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ध्यान से बेटा, परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड। नाउ व्हाट डज मीन परचेज गुड्स? प्रत्येक डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट एक तो माल परचेस कर कर ट्रांसफर करता है, या माल मैन्युफैक्चर कर कर ट्रांसफर करता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये बाय किया और मैंने ट्रांसफर कर दिया, दिस इज परचेस्ड एंड ट्रांसफर। और दूसरा कौन सा? मैन्युफैक्चर्ड एंड ट्रांसफर्ड। तो देखो, परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड बाय डिपार्टमेंट वाई टू एक्स, बाय डिपार्टमेंट एक्स टू वाई। लॉजिक याद करो, मैंने क्या बोला था? जो ट्रांसफर करेगा उसको क्रेडिट। तो बताओ, बाय डिपार्टमेंट वाई किसने भेजा? किसने भेजा? वाई ने भेजा, तो वाई के क्रेडिट में, एक्स के डेबिट में। क्लियर हो रहा है? अच्छा, नेक्स्ट, डिपार्टमेंट एक्स टू वाई किसने भेजा? एक्स के क्रेडिट में, वाई के डेबिट में। दैट्स लवली। फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड, चिंता मत करो, फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड बाय डिपार्टमेंट वाई टू एक्स, वाई के क्रेडिट में, एक्स के डेबिट में। वेरी गुड, क्योंकि वाई भेज रहा है तो वाई के क्रेडिट, एक्स के डेबिट। बाय डिपार्टमेंट एक्स टू वाई, एक्स के क्रेडिट में, वाई के डेबिट में। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, घाई मत करो। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स मतलब फॉर एग्जांपल से, सुनो ना, परचेस किया और परचेस रिटर्न माइनस करते ना परचेसेस में से। अल्टरनेटिवली आई कैन राइट ऑन द क्रेडिट साइड। सो नाउ इमेजिन परचेस हुआ तो माल अंदर आया, और परचेस रिटर्न में माल बाहर गया। डू यू ऑल अप्रिशिएट? माल बाहर गया तो उसको या तो परचेस में से लेस कर दे या क्रेडिट में। हम यहां पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। वापिस रूल वही है, माल आ रहा है कि जा रहा है ये देखो। तो देखो, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स बाय डिपार्टमेंट वाई टू एक्स, किसने किसको रिटर्न किया? वाई ने एक्स को, तो वाई के क्रेडिट में, एक्स के डेबिट में। बाय एक्स टू वाई, एक्स के क्रेडिट में, वाई के डेबिट में। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज आप लिख दोगे, हाँ या ना? अब बेटा जरा ध्यान से देखो, परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट एंड फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस। मैं वापिस क्या बोलता हूं? परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिवली डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट एंड फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस। इस लाइन का मीनिंग क्या है? जब डिपार्टमेंट एक्स माल बाय करता है, परचेस करता है, तो ये वाला माल अगर एक्स को वाई को ट्रांसफर करना है तो 100 कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट पर ही ट्रांसफर करेंगे। अब ऐसा क्यों? रूल है उनका कि वॉट एवर यू परचेस यू विल ट्रांसफर इट एट द सेम कॉस्ट। यही बोला ना, एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट परचेस कॉस्ट ट्रांसफर, बट फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस। तो कैन आई नॉट से, अगर फिनिश गुड्स है जो हमने मैन्युफैक्चर किया, एक्स 100 है, तो 100 पर ट्रांसफर नहीं करेंगे, मे बी 130 मार्केट प्राइस। एग्रीड? आगे बढ़ते हैं। 25% of the closing finished stock with each department represents finished goods received from the other department। बेटा इसको हाईलाइट करो। You have got 96,000 and you have got what? 56,000।
यू हैव गॉट 96,000 एंड यू हैव गॉट व्हाट 56,000। ये माल फिनिश गुड्स है क्या? इसमें कुछ माल देखो 25% ऑफ क्लोजिंग फिनिश स्टॉक विथ ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। तो मुझे बताओ ये 96,000 में कुछ माल कहां से आया? दूसरे डिपार्टमेंट। और कितना? 25%। डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, विद दिस वी स्टार्ट दिस स्टोरी एंड लेट्स क्रिएट इन द बुक्स ऑफ शिवा लिमिटेड। देखो स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, तो मैं इस क्वेश्चन को डिवाइड कर रहा हूं दो हिस्सों में। फर्स्ट हिस्सों में पोस्टिंग के मार्क्स, सेकंड हिस्से में स्टॉक रिजर्व के मार्क्स। सो हम दोनों का हासिल करेंगे, बट जो अभी रिलेटेड नहीं है उसको क्यों कंफ्यूज करना है ना जबरदस्ती। सो राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ शिवा लिमिटेड। एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्री-एंडल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर कॉलम बनाइए बेटा, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, एंड मेक द कॉलम एक्स एंड वाई। प्लीज बी रेडी। Accuracy and speed both have to be there. Accuracy and speed both have to be there. Okay? So once you are ready, let me know so that we'll go ahead together. Make the format. चलो आगे बढ़ते बेटा। ओपनिंग स्टॉक है, सो कैन आई नॉट राइट डाउन टू ओपनिंग स्टॉक? इन द ब्रैकेट लिखो बेटा एट कॉस्ट। कॉस्ट ही बोला है ना बेटा, कितना लिखेंगे बेटा? 80,000, 48,000। जहां पे तुमको अड़चन आए मुझे रोक देना। फिर परचेसेस, इजी है टू परचेसेस, यस ट्रेडिंग के डेबिट में ही जाएगा परचेसेस। 3,68,000 एंड 2,72,000। Then you have got two carriage inward. Two carriage inward. कितना है बेटा जी? 8,000 and 8,000 and it will be part of trading account only. Then you have got two wages. Wages you will write down 48,000 and absolutely right 32,000. On the credit hand side I shall write down buy sales, and sales will be 5,60,000. 4,48,000। और अभी यहां पर लिखेंगे बाय इफ यू आर रेडी लेट मी नो, बाय ट्रांसफर है ना, इसको अंडरलाइन करके परचेज गुड्स। बेटा इधर परचेज गुड्स ट्रांसफर हुए तो इधर भी तो आएंगे ना, एक इफेक्ट क्रेडिट में और एक इफेक्ट डेबिट में। सो मैं इधर लिख के रखता हूं टू ट्रांसफर, अंडरलाइन कर परचेज गुड्स। क्या आपको यह समझ में आ रहा है क्या? फिगर्स डालने के पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि ट्रांसफर किया परचेज गुड्स, सो किसी ने ट्रांसफर किया परचेज गुड्स, तो किसी को मिला परचेज गुड्स। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी, पहला वाला क्या है? वाई ने एक्स को, तो वाई के क्रेडिट में कैन यू सी, और एक्स के डेबिट में 40,000। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्मॉल पॉज एंड एनालाइज व्हाट एवर आई हैव रिटन। डू यू अप्रिशिएट विद दैट? 40 क्रेडिट होगा, 40 डेबिट होगा। y को क्रेडिट, x को डेबिट। नाउ x ने y को किया 32,000 ना बेटा, x ने y को, सो इधर 32 क्रेडिट, इधर डेबिट 32,000। से यस। अच्छा फिर आगे क्या है? फिनिश गुड्स भी ट्रांसफर किए बेटा, सो अगेन आई राइट डाउन फिनिश गुड्स। ये समझ में आ रहा है क्या? दो जगह मैंने फिनिश लिखा, बाय ट्रांसफर फिनिश गुड्स एंड टू ट्रांसफर फिनिश गुड्स। बेटा वापस देखो, y ने x को किया तो y को क्रेडिट 140 और x को डेबिट 140। एक गलती आपको डुबा देगी, लॉजिक बट एकदम सिंपल है। x ने y को किया, x को क्रेडिट और y को डेबिट 1,60,000। डू यू ऑल अप्रिशिएट? अच्छा रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स बेटा,
सो बेटा जी रिटर्न है, तो अगेन आई विल से कि एक का सेल्स रिटर्न होगा और एक का परचेस रिटर्न होगा। किसी भी हालत में सेल्स रिटर्न हम क्या करते हैं, सेल्स में से लेस करते हैं तो डेबिट में लिख सकते हैं, या परचेस रिटर्न परचेस में से लेस करते हैं या क्रेडिट में। अब बेटा अगर मैं इनर कॉलम बनाता परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए, तो बेटा जी टोटल कितने कॉलम बन जाते? 8, क्योंकि और दो कॉलम ऐड करने पड़ते हैं ना हर एक जगह पे। बेटा उतना पॉसिबल नहीं था, तो हम क्या करेंगे, जो सेल्स है उसका सेल रिटर्न डेबिट में लिखेंगे और जो परचेसेस है उसका परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सो मैं इधर क्या लिख रहा हूं, बाय परचेस रिटर्न, या अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो रिटर्न। बट आपके लिए मैं अंदर एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये कौन से वाले रिटर्न है बेटा, परचेस रिटर्न। परचेस के उल्टे साइड में जा रहे हैं ना, तो आप दिमाग में रखना। अब सर परचेस रिटर्न शब्द क्यों नहीं यूज कर रहे हो? क्योंकि बेटा अगर बाहर वाली पार्टी के साथ परचेस करता तो जरूर लिखता, बट बाहर वाली पार्टी के साथ नहीं करा, इंटर डिपार्टमेंटल है, सो हम सिर्फ रिटर्न ही लिखेंगे। यस और नो? तो कितना बताओ? अरे क्या कितना लिखो गुड़िया? अच्छा ऐसा बोला है ना, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, तो कैन आई नॉट से बाय डिपार्टमेंट y टू x, तो y के क्रेडिट में 40 और x के डेबिट में ना, तो टू रिटर्न 40,000। अगर मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो तो ये y का परचेस रिटर्न है और ये x का सेल्स रिटर्न है। दिमाग में कूट कूट के भर लो, ये सेल्स रिटर्न है क्योंकि सेल्स क्रेडिट में होता है, तो उसका डेबिट में आ रहा है, मतलब ये सेल्स रिटर्न है। और किसका है? x का है। सर आपको कैसे पता? एकदम कॉमन सेंस, y ने भेजा है तो y को क्रेडिट, x को डेबिट। नेक्स्ट, अब सोच के बताओ, डिपार्टमेंट x टू y किसने भेजा? x के क्रेडिट में कितना आएगा बेटा? 28,000। तो बेटा x का हुआ ये परचेस रिटर्न, y का होगा सेल्स रिटर्न। से यस और नो? इसको 5 स्टार मार्क करके रखो, ये तांडव मचाने वाला है। और ये सेल्स रिटर्न है, आपके दिमाग में कूट कूट कर भर दिया मैंने, सेल्स रिटर्न है ये। अब आगे बेटा क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना लिख देंगे बेटा जी? अंडरलाइन कर परचेज गुड्स कितना बेटा जी? 18,000, 24,000 और फिनिश गुड्स 96,000 और 56,000। डू यू ऑल अप्रिशिएट? अब मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप यहां तक जीपी निकालिए। लेट्स कैलकुलेट द जीपी। सो पहले वाले का जीपी कितना आ रहा है? एब्सोल्युटली राइट, 2 जीपी 1,70,000। बस बेटा हो गया 48,272 माइनस 8,000 माइनस 32,000, 1,68,000 बोल रही है तू? ओके, सो इट इज 1,68,000, मेरे हिसाब से भी 1,68,000। ठीक है बेटा, कोई जनरल एक्सपेंसेस? सो ये क्या आ गया आपका टोटल। और फिर अब बेटा सुनो ना, हम नीचे एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट। तो इसमें दोनों डिपार्टमेंट का लेंगे, तो बाय जीपी एक्स 1,70,000 बाय जीपी वाई 1,68,000। अगर ये समझ में आ जाए तो बता देना। कोई कॉमन एक्सपेंस बेटा? कोई कॉमन एक्सपेंस नहीं। इधर तक आ जाओ फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा मतलब स्टॉक रिजर्व के क्वेश्चन भी इजी होते हैं, सिर्फ पॉइंट क्या है, इधर तक तो आना पड़ेगा। इवन द स्टॉक रिजर्व क्वेश्चंस आर डैम इजी, बट इधर तक तो आना पड़ेगा और इधर तक आने के आपको मार्क्स मिलेंगे। इफ यू आर ओके, कैन आई टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप?
Yes. Now you all are requested to understand my next concept and logic very clearly and understand. बेटा जो ओपनिंग स्टॉक है वो एट कॉस्ट है, एट कॉस्ट है, एट कॉस्ट है, इसलिए स्टॉक रिजर्व नहीं है. बट आपको अगर याद होगा ब्रांच में तो हम क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक, उसका स्टॉक रिजर्व क्रेडिट साइड में. सो इधर बेटा जी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लिख रहा हूं, बाय स्टॉक रिजर्व मैं लिख दूंगा नील, कुछ भी स्टॉक रिजर्व नहीं है. किस पर ये, ओपनिंग स्टॉक. बेटा फिर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, क्या क्लोजिंग स्टॉक पर कोई स्टॉक रिजर्व है क्या? हो सकता है ना, क्लोजिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व. अब क्लोजिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व के लिए तुम्हें परसेंटेज लगेंगे, बट परसेंटेज लाऊं कहां से, परसेंटेज कहां से लाऊं? तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, जीपी रेट. अब यहां पर पूरी क्लास का ध्यान इधर. बेटा प्रॉफिट किसके किसके अंदर है, जरा मुझे सोच के बताना. 5,60,000 के अंदर प्रॉफिट है क्या नहीं है, हाँ या ना? एक सेकंड, ठीक है, पता नहीं, मैं 5,60,000 के अंदर जीपी है. अब जरा ध्यान से सुनो, परचेज गुड जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कौन सी वैल्यू पर करते हैं, कॉस्ट या सेलिंग प्राइस? देख वापस से पढ़, जब परचेज गुड्स हम ट्रांसफर करते हैं तब हम कौन सी प्राइस पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस. मतलब 100 का माल आया, 100 में ही ट्रांसफर किया. सो बेटा जी इसमें जीपी नहीं है. अगला आइटम, फिनिश गुड्स हम किस पर ट्रांसफर करते हैं, मार्केट प्राइस, हाँ या नहीं? तो इसमें जीपी है क्या नहीं है. सो बेसिकली बेटा ये सेल है, ये सेल है. अब थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, रिटर्न है मैंने इस तरफ लिखा है, बट बेटा जी क्या ये परचेस रिटर्न है क्या नहीं है? सो परचेस रिटर्न क्यों है बेटा जी, कॉमन सेंस है. माल बाहर गया तो परचेस रिटर्न, और मैंने बताया परचेस डेबिट में तो रिटर्न क्रेडिट में, तो कौन सा ही है, परचेस रिटर्न. आपको समझाया तो था. सो बेटा परचेस रिटर्न है तो इसका मतलब वो परचेस में से लेस होता है, और कितना लेस होगा, एट कॉस्ट ही. तो इसमें भी जीपी नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, तो इनके अंदर भी जीपी नहीं है. बेटा सुनो ना, जो 160 आप बोल रहे हो ये क्या है, ट्रांसफर किया है. इनमें से कुछ माल रिटर्न भी तो आया, वो डेबिट में लिखा है. 160 का माल भेजा हमने, उसमें से रिटर्न आया 40 का. मैंने बोला ना ये तांडव करेगा, हाँ या ना? देख लो रिटर्न लिखा है कि नहीं लिखा है. देखो मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, ये 40,000 किसने रिटर्न किया था, जरा जाके देखो. 40,000 किसने रिटर्न किया था, वाई ने एक्स को. तो बेटा जी एक्स का सेल था, मतलब ये 160 में घुसकर बैठा था, और वो रिटर्न हुआ तो सेल रिटर्न 40,000. सो बेटा जी एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, इफेक्टिव सेल जिसमें एक्स का प्रॉफिट है, चुप झूठी, 5,60,000 प्लस 1,60,000 माइनस 40,000. क्या आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? Have you all appreciated this what I've done? I'll explain you again. क्रेडिट साइड चेक करो, क्रेडिट साइड में जो आइटम होते हैं उसमें प्रॉफिट होते हैं. 560 में प्रॉफिट है, यस, बिकॉज इट इज सोल्ड टू कस्टमर. परचेज गुड में प्रॉफिट है, नहीं, बिकॉज इट इज ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट. 1,60,000 में प्रॉफिट है, यस, बिकॉज इट इज ट्रांसफर्ड एट मार्केट प्राइस. 28,000 इज परचेस रिटर्न, उसमें प्रॉफिट नहीं होता है, वो तो जितने में आया उतने में ही आउट होता है. मतलब मैंने परचेस किया 100 रुपए का माल, परचेस रिटर्न करूंगा तो भी 100 रुपए का ही करूंगा ना. सो बेटा जी इसमें प्रॉफिट नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट होने का सवाल नहीं है. और जो 160 के अगेंस्ट में डेबिट में लिखा है 40,000, ये एक्चुअली क्या है, सेल्स रिटर्न. अगर होता तो वो लेस करते थे हम ट्रेडिंग में. सो बेटा जी जो जीपी है ना 170, ये जीपी आपने किस पर कमाया, 6 लाख के सेल पर, क्योंकि 6 लाख तुमने निकाला ना. 560 6 लाख, ओके मैंने सुना नहीं बराबर से. सो 560 प्लस 160 माइनस 40, यू आर सेइंग 6,80,000. तो तुम्हें पता है स्टॉक रिजर्व निकालना था, तो तुम्हें जीपी रेट लगता है. तो जीपी रेट हम कैसे निकालेंगे, 1,70,000 डिवाइड बाय 6,80,000 इंटू 100. अच्छा दूसरे वाले का बताओ, किसमें किसमें जीपी है, सेल्स में. बता गुड़िया कौन सा हाईलाइट करूं, बताओ फिगर बताओ. 4,48,000, 1,40,000, और उसमें से कितना लेस होगा,
28,000। और बेटा जी ये कुछ भी कर लो, ये समझना ही पड़ेगा, नहीं तो जीपी रेट कैसे कैलकुलेट किया बूम है। एक एक फिगर को पूछो क्या तेरे अंदर जीपी है कि नहीं, यस और नो। सो कैन आई नॉट से, इधर ये 3-4 लाइन छोड़ दी इधर, फिर अभी हम क्या लिखेंगे, जीपी रेट, जीपी रेट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स और वाई। सो हम लिखेंगे सेल्स, गुड़े सेल्स बताओ कितना है, 5,60,000। तुम फाइनल फिगर बता रहे नहीं, 560, 4,48,000 फाइनल नहीं बता रहे ना। अच्छा, ऐड ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स। सो ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स, ये एक्चुअली एक्स ने ट्रांसफर किया 1,60,000 और वाई ने ट्रांसफर किया 1,40,000 और लेस रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स कितना है बेटा जी, 40,000 एंड 28,000। ये क्या करेंगे, लेस। तो मुझे बताएंगे जरा टोटल सेल कितना है, 5,60,000 प्लस 1,60,000 माइनस 40,000 कितना आएगा, 6,80,000, 5,60,000। एग्रीड। सो दिस इज द सेल ऑन विच जीपी इज देयर। जीपी मतलब ये प्रॉफिट पर बेचा गया है। सो बेटा जी अब हमको क्या करना है, जीपी कितना है, जीपी कितना है, 1,70,000, 68,000। सो जीपी रेट कितना आएगा, 1,70,000 डिवाइड बाय 6,80,000 इंटू 100 and 1,68,000 divide by 5,60,000 into 100. Can I have the GP rate of the first? Sure or 25%? और दूसरे वाले का गुड़िया 30%. Are you sure? I hope it makes lot of sense to you. ठीक है, मतलब स्टॉक रिजर्व लास्ट का छोटा सा पार्ट है बट वो इंटरेस्टिंग है। सो ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, दिस वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार वर्किंग नोट। मैं आगे लेके चलूं अभी आपको, ओके। अब और एक इंटरेस्टिंग सिनारियो, अभी तक हमने स्टॉक रिजर्व नहीं निकाला, स्टॉक रिजर्व अभी हमें निकालना है। बेटा पहले रफ में समझा रहा हूं, एक्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें माल कहां से आया, एक तो एक्स ने खुद ने बनाया और माल कहां से आया, वाई से परचेस किया, वो तो ठीक है बाहर से आया, उसमें स्टॉक रिजर्व नहीं है ना। एक्स ने एक परचेस किया खुद से बनाया वो, और कुछ माल कहां से आया था, वाई से, उतना 25% है। एक्स के पास जो स्टॉक है उस पर स्टॉक रिजर्व वाई की जीपी रेट से कैलकुलेट होगा, यह भी समझना जरूरी है। एक्स के स्टॉक पर एक्स की जीपी रेट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि एक्स ने एक्स को नहीं बेचा है, एक्स के माल वाई से आया है, तो एक्स के माल के ऊपर वाई का जीपी रेट अप्लाई होगा। यह मिस्टेक नंबर 2 करता है बच्चा, एक्स का माल है एक्स का ही जीपी रेट लगाएगा, गड़बड़ होएगी ना भाई। एक्स ने अपने आप को थोड़ी ना बेचा, एक्स के पास जो माल है वो कहां से आया, वाई से। सो स्टॉक रिजर्व किसका निकालना पड़ेगा, वाई का। जैसे याद है कि तुम्हें हम एचओ और ब्रांच करते थे, तो ब्रांच के पास जो स्टॉक रहता था उस पर जीपी रेट हम किसकी लगाते थे, एचओ की, वो वहां पर डायरेक्टली दिया जाता था इसलिए 2 मिनट में कर लेते थे। बट यहां पर हमने कैलकुलेट किया उसी एंगल से, एक्स के माल के ऊपर जीपी रेट लगेगी वाई की और वाई के माल पर जीपी रेट लगेगी एक्स की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो लिखिए नेक्स्ट वर्किंग नोट, कंपटीशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। कंपटीशन ऑफ स्टॉक रिजर्व।
Are you getting my point? Okay, all right. Now let's understand it in the next story. So बेटा जी हम लिखेंगे डिपार्टमेंट एक्स वाई, तो अब क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एक्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि उसी के अंदर ये है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के अंदर ही स्टॉक रिजर्व रहेगा, बाकी में तो नहीं है. तो एक्स का कितना लिखेंगे? 96 और वाई का 56,000. से यस. ये हुई फर्स्ट स्टेप. स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे? कितना परसेंट दूसरे डिपार्टमेंट का है? राइट. सो कैन आई नॉट से स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट? तो बेटा जी 96,000 का 25%, हाँ या नहीं? रीड द स्टोरी. 24,000 ये कहां से आया हुआ है? वाई से. और 56,000 इंटू 25%, इट इज 14,000. ये कहां से आया? एक्स से. अब इंटरेस्टिंग देखो, थर्ड, जीपी रेट फॉर स्टॉक रिजर्व, I'll write down 30% and I'll write down 25%, and there is no printing mistake. It is absolutely correct. क्योंकि ये 24,000 हमें कहां से आए? Y से. So GP rate Y का ही लेना पड़ेगा. So at this final stage, sir, I am calculating the stock reserve, and the stock reserve will be calculated as 24,000 into 30 by 130. I hope you are getting my point. Check कर लो. आई एम सो सॉरी 30 डिवाइड बाई 130 नहीं आएगा, क्योंकि जीपी रेट हमने सेल्स का ही निकाला था ना, कॉस्ट का नहीं है. सेल्स का निकाला ना, 24,000 इज ऑल्सो सेल्स. सो 30 बाय 100 ही आएगा. ये समझ में आ रहा है क्या? क्यों थोड़ा सा मैंने घाई कर दी. जब 30% निकाला तो सेल के कंपैरिजन में ही निकाला है ना, तो इधर भी सेल वैल्यू है 24,000, सो डायरेक्टली 30 बाय 100 आएगा. 7,200 और 14,000 इंटू 25%, 3,500, एंड दिस इज द स्टॉक रिजर्व. अभी स्टॉक रिजर्व किस पर है? क्लोजिंग स्टॉक पर. तो कौन से साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं? क्रेडिट साइड में. स्टॉक रिजर्व डेबिट साइड में. और कौन से अकाउंट में? कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो एक फिगर के लिए कितना नाचे हमको पता है कि जिसके अंदर हमने पूरा वर्किंग किया, और ये फिगर एक मिस्टेक हुई तो वो मार्क्स काटेंगे. तो इसको समझ के करना, और जब तक कंफर्टेबल नहीं हो तब तक इसको हाथ नहीं लगाना. टू स्टॉक रिजर्व, अगर आपको ब्रेकअप देना है तो ब्रेकअप दीजिए. किसके किसके स्टॉक रिजर्व है? नहीं, वाई का है 7,200. या हम डायरेक्टली लिख देंगे स्टॉक रिजर्व 7,200 प्लस 3,500. ये वर्किंग किया ही है ना, और कहीं कुछ कंफ्यूजन हो गया कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. उन्होंने लिख दिया एक्स वाई, तो अपन फंस जाएंगे ना. उनको क्या चाहिए, हमें क्या पता है? वो तो एग्जामिनर मार्क काटने में तैयार रहेगा. इससे अच्छा ज़्यादा ज्ञान बांटे ही नहीं उसको कि 10,700 का स्टॉक रिजर्व तो चेक कर ले भाई. तो बेटा अभी बताओ मुझे कितना कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट हुआ? 3,27,300. ये क्या आएगा? 2 GP carried forward. अब जो मेरा सॉल्यूशन का फॉर्मेट है ये थोड़ा सा मॉड्यूल के फॉर्मेट से अलग है, तो मैं समझाना चाहूंगा कि कहां फर्क है. आर यू रेडी? बेटा जी मॉड्यूल क्या करती है कि इधर मैंने अलग अलग फिगर्स दिखाए और फिर इनका जीपी उठाकर काम कर दिया. मॉड्यूल क्या करती है, जब कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस है, कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट बोलते हैं, तब सेल्स दोबारा लिखते हैं. और सेल्स कितना लिखेंगे? 560 प्लस 448. मतलब इन दोनों की टोटल करके लिखते रहेंगे वो हर बार. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर एक चीज की टोटल करके लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है जीपी तो उतना ही आएगा ना दोनों का मिलाकर, और फिर स्टॉक रिजर्व करते हैं. तो मैंने क्या किया, जीपी नहीं अलग अलग तो वो भी करते हैं, बट जब कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तब जीपी लेकर शुरू नहीं करते. दे अगेन कैलकुलेट द होल जीपी, और वो कैसा? सेल्स पूरा लेंगे, ट्रांसफर पूरा लेंगे, रिटर्न पूरा लेंगे, सब चीजें ऐड कर करेंगे. तो चॉइस इज योर्स. तुमको करना है तो दोनों को ऐड कर भी लिखते चले जाना, और फिर उसके बाद में बात तो एक ही है, वही प्रॉफिट आना है. इज दैट ओके? ऑलराइट. सो चॉइस वुड बी योर्स. नाउ लवली पीपल, स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ तुमको? ओके. नाउ
लेट्स गो टू अ वन स्टेप फर्दर, थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन सुनिए। अभी इसमें चेन सिस्टम चलता है, चेन। मेरे एग्जाम्पल के पास ध्यान देंगे तो जल्दी समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल, सपोज यार्न डिपार्टमेंट है। यार्न का मतलब क्या होता है? धागा बनता है, ठीक है। यार्न डिपार्टमेंट के बाद में हम जाएंगे क्लोथिंग डिपार्टमेंट। क्लोथिंग डिपार्टमेंट मतलब क्या? कपड़ा। और फिर लास्ट बनेगा फिनिश गुड्स, ठीक है, फिनिश गुड्स। आई थिंक ये सभी लोग समझ सकते हैं, इसलिए मैंने ये चीज ली, ठीक है। सो टू एक्सप्लेन यू आई विल मे बी टीच यू विद द हेल्प ऑफ माई हैंकरचीफ, ठीक है। सो डिपार्टमेंट एक्स ने जो बनाया है वो क्या बनाया? इसका धागा, इट इज वोवन, इसका धागा बनाया, एग्रीड? यस। सो धागा बना 100 रुपए में, धागा बना 100 रुपए में, और 100 रुपए पर उसने प्रॉफिट जोड़ दिया 20 रुपए, और ये बन गया 120, और इधर माल आ गया 120 का। इधर से क्या निकला? सिर्फ धागा निकला, बट धागे को विविंग किया गया, कलरिंग किया गया, फिनिशिंग किया गया, तो उसमें कुछ खर्चा लगा कि नहीं लगा? यस। सो आई विल ऐड एक्सपेंस, अगेन लेट्स अज्यूम 100, सो इसकी कॉस्ट हो गई 220। अगर मैं पूछूं 220 में कितना प्रॉफिट है उसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैं बोलूंगा यार्न डिपार्टमेंट का कितना है? 20। बट ऐसा नहीं निकाल सकते। इसको निकालने का तरीका क्या मैं तुम्हें बताता हूं। अगर आपको 220 का स्टॉक दिया जाएगा तो पहले तुम्हें 220 इंटू 120 डिवाइड बाय 220 करना पड़ेगा। बोम्बल नहीं, मैं क्या बता रहा हूं, 220 का माल है, 220 में प्रॉफिट नहीं है, 220 के एक हिस्से में प्रॉफिट है। सो 220 के कौन से हिस्से में प्रॉफिट है? 120 जो यार्न डिपार्टमेंट से है। सो इंटू 120 डिवाइड बाय टोटल 220। अरे हाँ नहीं, ये रेशियो है और ये स्टॉक है। मान लो स्टॉक इधर 12,220 भी होता तो भी हम यही रेशियो यूज करते कि नहीं? मतलब 220 के माल में सिर्फ 120 में प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट नहीं है ना, ये तो एट कॉस्ट ही है, हाँ या नहीं? ये एट कॉस्ट है। तो बेटा जी आपको आई होप समझ में आ रहा है कि हम इसमें स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ क्लॉथ, एंड ऑफ दैट टोटल एक्सपेंडिचर हाउ मच हैज कम फ्रॉम डिपार्टमेंट यार्न, और फिर वो रेशियो निकालकर यार्न का ये निकलेगा स्टॉक, और फिर हम उस पर परसेंटेज लगाएंगे इंटू 20 डिवाइड बाय 120। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। कांड तो यहां पर हो रहा है, इधर प्रॉफिट किया उन्होंने 50 और ये बन गया 270, और 270 चला गया इधर, एग्रीड? अब मैं पूछता हूं 270 में किसका प्रॉफिट है? क्लोथिंग। नहीं, क्लोथिंग, बट क्लोथिंग की कॉस्ट में किसी और का प्रॉफिट है, डिपार्टमेंट यार्न का। ये चेन बनते जा रहा है, हाँ नहीं? अब बेटा जी जो मैं आज आपकी प्रॉब्लम लूंगा वो IJK की लूंगा, जिसमें के डिपार्टमेंट सेलिंग डिपार्टमेंट है। तो के डिपार्टमेंट इज नॉट इनकरिंग ऑन इट्स ओन एनी एक्सपेंडिचर। के डिपार्टमेंट अपना खुद का खर्चा कुछ नहीं करेगा। बट जब मैंने रेगुलर बैच ली, या अगर आप और थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट भी कुछ खर्चा करेगा। मान लो इसमें 200 खर्चा किया तो ये बनेगा 470। अब तुम्हें पता चला क्या? तुमको स्टॉक देंगे 470 का, सो 470 में तुमको निकालना पड़ा कितना माल क्लोथिंग डिपार्टमेंट से है। क्लोथिंग डिपार्टमेंट का फिर प्रॉफिट माइनस करेंगे तो तुम्हें मिलेगी कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग, बट कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग में प्रॉफिट किसका है? आय का, यार्न का। अभी तक मैंने कोई तांडव नहीं मचाया, तांडव तो मैं अब मचा रहा हूं। यहां तक समझ में आया? अगर एग्जामिनर के माथे में कमीनापन सूझ ही गया तो वो बोलेगा कि आय भी इधर ट्रांसफर करता है, मतलब आय फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करता है, सॉरी आय नहीं, यार्न फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करता है, क्लोथिंग फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करता है। जो माल है उसमें ब्रेकअप करो, क्लोथिंग से कितना आया और आय से कितना आया। तो आय के अंदर से स्टॉक रिजर्व पहले माइनस होगा, जो क्लोथिंग से आया पहले क्लोथिंग का स्टॉक रिजर्व या प्रॉफिट माइनस करो, वहां से मिलेगी कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग, और कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग में से क्या करोगे? प्रॉफिट ऑफ यार्न माइनस करोगे वापस। बूम बोल
कुल मिलाकर स्टोरी समझ में आई, चेन बनती जाएगी। तुम्हें याद है मैंने फर्स्ट सेशन में कहा था कि इसके बारे में लोगों को कंफ्यूजन है कि टॉपिक इजी है, बट अगर एग्जामिनर बैंड बजाना चाहे तुम्हारी तो पूरी अच्छे से बैंड बजा देगा। तो IJK ये क्योंकि रिवीजन बैच है तो मैं यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि अगर आप बहुत ही एडवांस लेवल की प्रॉब्लम करना चाहते हो तो यू हैव टू चेक द रेगुलर बैच में जो मैंने क्वेश्चन कराया वो देखिए आप, और एल्स आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो एडवांस लेवल के कुछ वो देखने पड़ेंगे। और तो इसमें ऐसे हवा में मत रहना कि मेरे को आता है। IJK में प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट पर फोकस करूंगा रादर देन सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द टाइम विद इन विच आई हैव टू वाइंड अप दिस। सो आई विल फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे मैंने इधर बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर स्टॉक रिजर्व में ही लफड़ा है। तो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह तो प्लॉट करो, लफड़ा कहाँ पे आएगा? क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व, वो कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट में आएगा ना लफड़ा, तो वहां तक तो करो। तो वहां तक करने के बाद में चीजें आसान हो जाएगी। सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो वापस मैं इस क्वेश्चन को डिवाइड करूंगा दो हिस्सों में, वन विच इज इजी पार्ट एंड द अदर वन इज स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व विल सी हाउ टू डू इट। सो इफ यू चेक केयरफुली वी आर देयर ऑन पेज नंबर 6। Nandalal Limited has 3 department. It is IJK. The following information is provided for the year ended 31st March. One is IJK. You have got opening stock 5,000, 8,000 and 19,000. And opening reserve for unrealized profit. तुमने एग्जामिनर के पैर पकड़ लेने चाहिए, कितना प्यारा एग्जामिनर है, खुद से ही स्टॉक रिजर्व दे दिया है ना। फिर मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है, बेटा मटेरियल कंज्यूम नहीं, इसको कैंसिल करो, इसको बोलो परचेस्ड, क्योंकि बेटा अगर कंज्यूम्ड दिया तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आ सकता। सो ये मटेरियल परचेस्ड होना चाहिए। बकवास करते हैं साले। डायरेक्ट लेबर है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स दिया हुआ है, एरिया ऑक्यूपाइड इन स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न। स्टॉक ऑफ I आर ट्रांसफर्ड टू J एट कॉस्ट प्लस 20% एंड स्टॉक ऑफ J आर ट्रांसफर्ड टू K एट GP ऑफ 20% ऑन सेल्स। अदर कॉमन एक्सपेंसेस आर सैलरीज एंड स्टाफ वेलफेयर 18 एंड रेंट 6,000, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। जैसे मैंने कहा मैं इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट। तो मैं क्या करूंगा, पहले ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाऊंगा, जहां तक मेरे को जमता है वहां तक काम कर दूंगा, उसके आगे का आगे देखेंगे क्या करना है। एग्रीड? सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स क्रिएट फर्स्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and I shall say it shall be like this: IJK, IJK. रेडी है गुड़िया? सो फर्स्ट क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 5,000, 8,000, 19,000। फिर इधर नीचे लिखेंगे बेटा स्टॉक रिजर्व का जो एडजस्टमेंट है कभी भी कंसोलिडेटेड P&L में होता है, इधर डिपार्टमेंट को थोड़ी ना पता रहेगा कि कितना स्टॉक रिजर्व है, तो ये लास्ट में करेंगे। टू परचेसेस, वो कंज्यूम्ड वर्ड गलत है बेटा उधर। टू परचेसेस कितना लिखेंगे बेटा? 16,000, 20,000 और नील। टू डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर इज कॉस्ट ना बेटा, 9,000 एंड 10,000। वेरी गुड बेटा। और यहां पर आएगा नील। क्लोजिंग स्टॉक दिया ना बेटा, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, और उसके लिए लिखेंगे हम 5,000, 20,000 एंड 5,000। और इधर लिखेंगे बाय सेल्स, क्या बेटा? सेल्स में के, तो के सेलिंग डिपार्टमेंट है बेटा। एक्चुअली ऐसे होता है ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट,
तो ये दो लोग मैन्युफैक्चर करेंगे और के सिर्फ सेल करेगा, के का कोई खर्चा नहीं है, चेक कर लो। बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में के को भी खर्चा कराएंगे, के सेल भी करेगा, तो फिर और कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती है। बट अभी हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही देख रहे हैं। आगे सेल्स हो गए, अब क्या करना है, इधर 2 सैलरी दी है ना बेटा नीचे, सैलरी, सैलरी कौन से रेशियोज में बांटेंगे बेटा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए है क्या, 30, 20 एंड 10। सो कैन आई नॉट से 3:2:10, दैट इज 3:2:1, 3:2:1 बराबर है क्या। कैन यू प्लीज डिस्ट्रीब्यूट 18,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, 9,000, 6,000 एंड 3,000 ही आएगा लॉजिकल। और टू रेंट, बेटा रेंट का फिगर कितना दिया है, 6,000 इन द रेशियो ऑफ 25, दैट इज 5:3:2, 5:3:2। ये सही है क्या, बताओ बेटा कितना आएगा रेंट। 6,000 को 5:3:2 में कर बताओ, 3,000, 1,800, 1,200, that's correct beta. Now I am requesting you all to calculate what, 2 GP, 5,000 minus 5,000 minus, एक और चीज रह गई है, गड़बड़ हो गया। हाँ क्या गड़बड़ हो गई, किसी को आइडेंटिफाई होगा, ट्रेडिंग कंप्लीट नहीं है, मैंने माना कंप्लीट है, ट्रेडिंग मैंने माना कंप्लीट है बट कंप्लीट नहीं है। हाँ ट्रांसफर की एंट्री बाकी है ना बेटा, ट्रांसफर की एंट्री क्या बाकी है, कहाँ गया, खतरनाक है यार हमारा ये बिल्ले, बंद कर दिया, पूछा भी नहीं। तो ट्रांसफर किसने किसको किया है, आई ने किसको किया, जे को। तो बेटा कैसे ट्रांसफर किया पढ़ो देखो, स्टॉक ऑफ आई आर ट्रांसफर टू जे एट कॉस्ट प्लस 20%। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसमें 20% जोड़ना पड़ेगा और किसको भेजना पड़ेगा, जे को। जरा देखो मैं जितना मटेरियल ट्रांसफर किया उसका लॉजिक बता रहा हूं। मुझे बताओ मेरे पास 5 लड्डू थे, मैंने परचेस किए 10 लड्डू, मेरे पास 3 लड्डू बचे, 5, 10, 15 और 3 बचे। अरे लड्डू का 5 ओपनिंग है, 10 मैंने बाय किए, मेरे पास अभी बच गए कितने, 3। कितने ट्रांसफर किए, 12। तो बेटा जी कॉस्ट पूरी 15 लेकर नहीं चलेगी, जितना ट्रांसफर किया उसी की कॉस्ट लेनी पड़ेगी। एग्रीड। सो क्या मैं सही बता रहा हूं क्या, ये 5,000 प्लस 16,000 प्लस 9,000 माइनस 5,000 करना पड़ेगा। सो कैन आई नॉट से 5,000 प्लस 16,000 प्लस 9,000 माइनस 5,000। सो कितना है बेटा, 25,000 आया क्या। सो 25,000 पर कितना ट्रांसफर किया मैंने, 20%। सो कैन आई नॉट से बाय ट्रांसफर, किसने ट्रांसफर किया, आई ने किया क्या। सो बेटा जी मैं करूंगा 25,000 प्लस 20%। तो आई ने ट्रांसफर किया तो कितने में किया, आई का सेल 30 और 2 ट्रांसफर, एग्रीड। ये कितना आ जाएगा बेटा जी इधर 30,000। जे का क्या हो गया, कॉस्ट, जे का कॉस्ट और आई का क्या हो गया, सेल। ओके टेक रेस्ट। नाउ यू टेल मी, जे किसको ट्रांसफर करेगा, के को। तो सेम लॉजिक वही जो आई के लिए यूज किया वही, बट कभी भी ध्यान में रखना पहले आई का कॉस्ट निकालना, जे को ट्रांसफर करना। तो जे की एक कॉस्ट बन जाएगी, हाँ या नहीं, और उसके कॉस्ट पर लोडिंग कर हम किसको भेजेंगे, के को। सो टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 8,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 माइनस 20,000 कितना, 48,000। जीपी रेट देखो क्या बोला है, 20% ऑन सेल्स। तो घाई मत करो, ये देखो सी प्लस पी इज इक्वल टू एस पी, परसेंटेज दिया सेल्स का इसलिए 100, कितना परसेंट है बेटा 20। तो ये कॉस्ट कितनी आई 80। सोच के बताओ 48,000 तुम्हें कॉस्ट ही तो पता है, हाँ या नहीं। तो तुम्हें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो मैं 48,000 इधर लिखूंगा और मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस। सो 48,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। सो कैन आई नॉट से 48,000 डिवाइड बाय 80% कितना आ जाएगा 60,000। सो बेटा जी इधर इसका सेल दिखेगा 60,000, सही है क्या।
60,000 दिख रहा है, समझ में आया क्या कैसा है? और इधर कॉस्ट दिखेगी 60,000। मैं इसकी वर्किंग वापस बता रहा हूं। जो जे का माल है वो ट्रांसफर हुआ है किसको? के को। तो मैंने कॉस्ट निकाली बेटा, 8 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 माइनस 20,000 है नहीं। तो बेटा जी मुझे इसका 48,000 कॉस्ट मिला और इस 48,000 का मैंने वर्किंग देना है कुछ इस तरीके से। बेटा इसका वर्किंग इधर दे रहा हूं मैं, 48,000 डिवाइड बाय 80%, 60,000 है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, अब मुझे बताओ, अब जीपी निकाल सकते हैं क्या? यस। तो अब निकालो 2 जीपी। ये क्लियर है बेटा यहां तक? सो 2 जीपी निकालो। सो 35,000 माइनस 5,000 माइनस 16,000 माइनस 9,000 कितना आ रहा है? 5,000 आया। ओके। दूसरे का 60,000 प्लस 20,000 माइनस 8,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 30,000 कितना आ रहा है? 12,000। बिल्कुल सही बेटा। और लास्ट वाले का कितना आ रहा है? और 6,000 पक्का? चेक कर लो बेटा। ठीक है, तो 6,000। अब बेटा क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसको। बाय जीपी ब्रॉट डाउन 5,000 12,000 6,000। अब ये कितना रेशियो था रेंट का? 5:2। ओके थैंक यू। कितना बता रही थी बेटा? कितना? हाँ ओके ओके 1,200। अब इसके बाद में नेट प्रॉफिट निकालो 2 NP। इसमें तो लॉस आ रहा है बेटा। सो अच्छा इधर लिख दो बाय नेट लॉस 9 3 12 7,000 आ रहा है ना। अच्छा दूसरे वाले पोटे का क्या है? 12,000 माइनस 4,200 श्योर है। और लास्ट वाले का भी प्रॉफिट आ रहा है 1,800 से यस। अच्छा मुझे लगता है यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पी? अब क्या करेंगे? कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट। तो बेटा जरा देखो आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट YZ। दो ही कोई प्रॉफिट है ना? कितना है बेटा जी? 4,000 सॉरी जे के है क्या? आई जे के, हाँ जे के। जे को है 4,200, के को है 1,800 एंड 2 नेट प्रॉफिट है ऑफ डिपार्टमेंट सॉरी नेट लॉस ऑफ डिपार्टमेंट आई कितना है बेटा जी? यू आर सच अ लवली पीपल 7,000। अब नेक्स्ट बाय मुझे क्या लिखना है? स्टॉक रिजर्व ओपनिंग दिया है तो मेरे हिसाब से स्टॉक रिजर्व कैन आई नॉट राइट डाउन 2,000 प्लस 3,000 5,000 है क्या? यू हैव बीन अमेजिंग सो फार। अब तुम्हारे दिमाग को चालू रखो, बंद नहीं होना चाहिए पैराशूट, और बंद हुए तो सीधे धड़ाम नीचे आके गिरोगे। बात सिर्फ है स्टॉक रिजर्व की, टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, इसमें जीपी रेट वगैरह सब कुछ अपने पास है। मैं इसमें एक नया लॉजिक देने वाला हूं, रेडी हो? बेटा जब कॉस्ट निकालनी थी, ट्रांसफर प्राइस निकालना था, तो हमने ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब कुछ लिया और कॉस्ट निकाला, हाँ या नहीं? अब जरा मैं तुमको बोल रहा हूं उसके बारे में ध्यान से सुनो। 5,000 में तो स्टॉक रिजर्व नहीं है क्योंकि आय को कोई ट्रांसफर नहीं करता। जे में प्रॉफिट है बट पूरे 20,000 में नहीं है, क्योंकि 20,000 को प्रॉफिट अगर निकालना है तो तुम जरा ध्यान से डेबिट साइड में देखो, कुछ खर्चा जे खुद करता है और कुछ माल आय से आता है। तो मतलब जो प्रोडक्ट है ना जे के पास, वो पूरा का पूरा आय से नहीं आया हुआ है। इस प्रोडक्ट में कुछ कंपोनेंट
आई से आया, तो हमें 20,000 में वो कंपोनेंट कितना आया आई से ये निकालना पड़ेगा। अब मेरा पहला अजम्पशन होगा कि वी आर फॉलोइंग फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यों? क्योंकि बेटा जी जो 8,000 है ना, ये 8,000 का माल भी तो 20,000 में बच सकता है ना। जो 8,000 का माल है वो भी तो 20,000 में बच जाएगा ना। अगर वो बच गया तो जो स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक का है वही स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग भी रहेगा। तो मेरा पहला अजम्पशन क्या? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब 8,000 का माल बिक गया। तो जो 20,000 में है बचा हुआ वो इतना ही है। ये देखो कौन सा वाला है, 20,000 जो है उसकी कॉस्ट ये वाली है। जो क्रेडिट में माल बचा है तो वो कॉस्ट में से बचा होगा ना। सो कैन आई नॉट से द 20,000 जो माल है वो डेबिट साइड के जो माल से उससे डिपेंड करता है। सो कैन आई नॉट से जे स्टॉक रिजर्व, सॉरी मैंने गलती लिख दी, स्टॉक रिजर्व ऑफ आई इन स्टॉक ऑफ जे। ये समझ में आया? आई का प्रॉफिट किसके अंदर? जे के स्टॉक में। सो आई विल राइट डाउन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जे, कैन आई से 20,000। फिर मैं लिखूंगा कंपोनेंट ऑफ स्टॉक फ्रॉम आई। ध्यान से देखना, 20,000 माल है बेटा, इनटू टोटल खर्चा कितना है जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया हो, देखो 20,000, 10,000 और 30,000, ये खर्चा है क्या? मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं 8,000 क्यों नहीं लिया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो के हिसाब से। तो बच्चा वाला यही वाला क्लोजिंग स्टॉक में घुसकर बैठा होगा। सो कैन आई नॉट से माई टोटल एक्सपेंडिचर इज 60,000। कैसे आया? 20,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000। उसमें से आई से कितना आया था? 60,000 में आई से कितना आया था? 30,000। चेक करो आई से कितना आया था? 30,000 ही आया था कि नहीं आया? ट्रांसफर 20 और 10 तो हमने किया, परचेस और डायरेक्ट लेबर, उसमें प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट सिर्फ 30,000 है। सो बेटा जी कैन आई नॉट से कि 20,000 में आधा माल 30,000 का कंपोनेंट आउट ऑफ टोटल 60,000 कहां से आया था? आई से। कितना है बेटा जी? 10,000 से यस। सो बेटा जी स्टॉक रिजर्व कैसा आएगा? एकदम सिंपल। स्टॉक रिजर्व कैसा है? एकदम सिंपल, 10,000 इंटू व्हाट इज द जीपी रेट? कॉस्ट प्लस 20% है ना। सो इंटू 20 डिवाइड बाय 120। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्योंकि 10,000 तो सेलिंग प्राइस है, जो कहां से आया होगा? आई से। बट आई कैसे बेचता है? कॉस्ट प्लस 20%। सो 10,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120 कितना आएगा? 1667। जिनको ये याद नहीं आ रहा, C प्लस पी इज इक्वल टू वॉट? SP। और ये आया 100, ये आया 20, ये आया 120। बेटा जी ये मुझे 10,000 सेलिंग प्राइस पता है। क्यों? क्योंकि जे को तो आई की सेलिंग प्राइस ही पता होगी ना। सो मैं कितना लिखूंगा? 10,000। और मेरा प्रॉफिट कितना होगा? X। तो ये आया 1667। ये आपके समझाने के लिए किया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पहले लिख कर ले लो, स्टॉक रिजर्व ऑफ आई इन स्टॉक ऑफ जे, मतलब आई का प्रॉफिट इन स्टॉक ऑफ जे। यहां तक हो जाए तो बता देना। अरे रेडी? अब बेटा ये किसका स्टॉक रिजर्व निकाला हमने? आई का। और किसके स्टॉक में? जे के। बट बेटा स्टॉक रिजर्व हमें और निकालना पड़ेगा। कौन से स्टॉक में? के पास भी स्टॉक है। के पास जो स्टॉक है उसको किसने ट्रांसफर किया है? जे ने। कैसे? मैं तुम्हें प्रूव करता हूं। ये देखो के पास सेल दिख रहा है तुम्हें,
और स्टॉक भी दिख रहा है, ब्लू कलर के हाईलाइट के पास ध्यान दो, 5000। बट ये 5000 माल क्या हमने कोई मैन्युफैक्चर किया क्या? मेरे कर्सर के पास ध्यान दीजिए, ये कहां से? ट्रांसफर से आया होगा। अब तुम्हारे पास दो क्वेश्चन, सर 19,000 में से भी आ सकता है 5,000 में, 19,000 का भी माल बचा हो सकता है 5,000, बट हमारा अजम्पशन क्या है? फीफो। सो फीफो है, मतलब 19,000 का माल 5,000 में नहीं है। ये ऐसा करना ही पड़ेगा बेटा अज्यूम, नहीं तो कौन सा वाला माल है कैसे पता चलेगा? तो जो करंट ईयर में ट्रांसफर हुआ है उसमें से ही 5,000 बचा होगा। बेटा 60,000 पूरा का पूरा कहां से आया था? जे से। तो जे से आया था, तो जे का हमें प्रॉफिट मार्जिन पता है डायरेक्टली। सो अब ये तो जीपी है, सो बेटा 5,000 ये सेलिंग प्राइस ऑफ जे होगा, कॉस्ट टू के सेलिंग प्राइस ऑफ जे। तो क्या मैं डायरेक्टली 5,000 पर कितना परसेंटेज लगा सकता हूं? 20% लगा सकता हूं क्या? क्योंकि वो सेलिंग प्राइस पर ही है। एग्रीड? सो लिखिए स्टॉक रिजर्व of I and J in stock of K। मैंने अभी तक आपको सिर्फ J का सिखाया, I का बताया नहीं, बट मैं आपको लिखता हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ K 5,000 है, स्टॉक रिजर्व ऑफ J, के पहले का डिपार्टमेंट का नाम क्या है? जे। अच्छा 5,000 इज कॉस्ट टू के, बट सेलिंग प्राइस ऑफ जे, के का कॉस्ट, जे का सेलिंग प्राइस। सो बेटा जी जे कैसे स्टॉक रिजर्व चार्ज करता है? देखो जरा, 20% ऑन सेल से क्या? सो कैन आई नॉट से 5,000 इंटू 20%, कितना आ जाएगा? 1,000 स्टॉक रिजर्व आएगा। बेटा स्टॉक रिजर्व माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ, बोलो सोच के बताओ अगर समझाए तो। के की 5,000 जो कॉस्ट है उसमें से स्टॉक रिजर्व ऑफ जे माइनस किया तो क्या मिलेगा? बचा हुआ क्या? नहीं नहीं बचा हुआ आएगा का कॉस्ट ऑफ किसका मिलेगा? जे का कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस ऑफ जे है ना, उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट जे 4,000। बट बेटा डिपार्टमेंट जे मैन्युफैक्चर करने के लिए आज से भी तो माल लेता है, मतलब ये जो 4,000 है ये किसकी कॉस्ट है? जे का। बट जे की कॉस्ट में कहीं से तो आता है ना हमें माल, आई से, मतलब ये 4,000 में मैं कह नहीं सकता स्टॉक रिजर्व ऑफ आई भी तो आएगा, बट आई का इतना इजी नहीं है निकालना। आई का कैसे निकलेगा? 4,000, पूरी क्लास ध्यान से देखेगी, इनटू 30,000 डिवाइड बाय 60,000। डायरेक्टली परसेंटेज अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो 4,000 का माल है उसमें पूरा का पूरा माल आई से नहीं आया हुआ है, कुछ जे भी खर्चा करता है अपने आप से, उसमें स्टॉक रिजर्व नहीं है। तो 60,000 का खर्चा था, उसमें से 30,000 कहां से आया था? आई से, इनटू कितना परसेंट है? 20 डिवाइड बाय 120। सोचो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं मुझे नहीं समझा कैसे आया। 4,000 किसकी कॉस्ट है? जे का। जे की कॉस्ट में कहां से माल आता है? आई से। आई पूरा बेचता है कि एक प्रोपोर्शन बेचता है? प्रोपोर्शन। सो क्या वो प्रोपोर्शन में बराबर बता रहा हूं कि 30,000 डिवाइड बाय 60,000, और परसेंटेज है 20% प्लस कॉस्ट, तो 4,000 तो सेलिंग प्राइस है ना, ऑफ व्हाट? आई, मतलब जो 2,000 का कंपोनेंट निकलेगा ना इसमें, ये किसकी सेलिंग प्राइस है? आई की, तो इसलिए 20/120। और ये कितना आएगा बेटा जी? $333। Do you all appreciate? So can I not say 1,000 is stock reserve, 333 is stock reserve, 67 is also stock reserve. अब अपने को ब्रेकअप नहीं देना है ना, आई का कितना है? वैसे आई का देखेंगे तो 333 प्लस 1667, सो दैट इज 2,000, और जे का देखा जाए तो कितना है? 1,000। हाँ या ना? बट क्या हमें ब्रेकअप देना है क्या? नहीं। तो कैन आई नॉट से आई विल से स्टॉक रिजर्व कितना है? 1667 प्लस
1000 प्लस 333 कितना आ जाएगा? 3000 इज द टोटल स्टॉक रिजर्व। और उसके बाद में अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट बेटा इधर जीपी नहीं बोलेंगे, नेट प्रॉफिट ही बोलेंगे। 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है टू नेट प्रॉफिट। तो लास्ट में स्टॉक रिजर्व बहुत तांडव करता है कि ये वाला, ये फिर भी मैं दोहरा रहा हूं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। दिस वाज ओनली अ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बिकॉज एट रिवीजन बैच आई कैन नॉट अफोर्ड टू टेक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। आई नीड टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। आपको आइडिया लग गई कि कैसा करना होता है, और इसमें कंपोनेंट निकालने पड़ते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, और उसके बेसिस पे स्टॉक रिजर्व निकलता है। एग्रीड? एक नोट लिख लीजिए, इट इज अज्यूम दैट FIFO method is used. FIFO method is used for issue. FIFO method is used for issue. अब लास्ट पार्ट, एक क्वेश्चन आपको मैं बोलूंगा कि रेगुलर बैच से आपको करना है, और जिसका वीडियो इसमें डल जाएगा, जो वर्चुअल और पेन ड्राइव के कर रहे हैं वो भी सुन ले। वो क्वेश्चन आपको तभी करना है जब आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पता हो। इसके आगे का जो क्वेश्चन करना है वो किस पर बेसिस पर करना है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जीपी अकाउंट। सो वैसे ही यहां पर मार्कअप अकाउंट नाम से वर्ड होगा। क्या अकाउंट होगा? मार्कअप। तो जिसमें स्टॉक विल बी सेंट एट अ लोडेड प्राइस, और उसका मार्कअप हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। सो ब्रांच एडजस्टमेंट याद आ रहा है कि आपको बताओ? स्टॉक के डेबिट में, एडजस्टमेंट के क्रेडिट में। अगर स्टॉक को सेल किया ट्रेड डिस्काउंट दिया कम दाम पर, तो उसका एक इफेक्ट जाता था मार्कअप के डेबिट में। अगर स्टॉक लॉस बाय फायर हो गया तो स्टॉक के क्रेडिट में, और मार्कअप के एडजस्टमेंट के डेबिट में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ब्रांच P&L के भी डेबिट में जाता था। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट पूरा का पूरा स्टॉक के क्रेडिट में और एडजस्टमेंट के डेबिट में। यस और नो? सेम लॉजिक से आपको एक मार्कअप अकाउंट का क्वेश्चन होगा डिपार्टमेंट में, विच विल हैव टू सॉल्व, और वो थोड़ा सा मुश्किल होने की वजह से मैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ से दोबारा डील नहीं करूंगा। वो डेप्थ में ही आपने देखना चाहिए, क्योंकि 16 मार्क का एक क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, और अगर दोबारा आया तो मे बी यू शुड नॉट लूज द मार्क्स। इज दैट ओके? सो बॉयज एंड गर्ल्स, विद दिस आई मस्ट से कि डिपार्टमेंटल का रिवीजन अकाउंट खत्म हुआ। इज दैट ओके? ऑल राइट, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, बाय बाय।